बस आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मेरे ख्याल में असाइनमेंट का भी आज आखिरी दिन है तो आप लोग असाइनमेंट के ऊपर भी काम कर रहे होंगे। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ और मैल न्यूट्रिशन का आपस में लिंक और किस तरह न्यूट्रिशन इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ मैल न्यूट्रिशन की तरफ लीड करते हैं और न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना क्यों ज़रूरी होता है इन केस ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़। अच्छा, नॉर्मली होता ये है ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर कि हम इम्पोर्टेंस नहीं देते अपने न्यूट्रिशनिस्ट को या इससे रिलेटेड फील्ड को। उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि शायद अम, हम न्यूट्रिशन को या तो डाइट प्लान तक महदूद कर देते हैं या कुछ और चीज़ों तक महदूद कर देते हैं। ये समझे बगैर कि उनकी ज़रूरत और तमाम इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ में बहुत ज़्यादा पड़ती है। जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं या इवन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ भी हैं, उनके अंदर न्यूट्रिशन का बड़ा वाइटल रोल है। वो आपके इम्यून सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा लिंक करते हैं। जैसे आजकल के सिनेरियो में हमने सुना है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम बेटर है तो आप अच्छी तरह कोप कर सकते हैं कोरोना वायरस के साथ या कोविड-19 के साथ। और ये सिर्फ कोविड-19 नहीं है, जितने भी डिज़ीज़ हैं इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस, उसमें न्यूट्रिशन का एक वाइटल रोल है। जब तक आपकी प्रोटीन की या एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, तब तक आप इन्फेक्शियस डिजीज़ से कॉम्बैट नहीं कर सकेंगे। आपका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे सकेगा। तो जब मैं ये लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था तो आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टेड बिकॉज़ देयर आर द सम एरियाज़ व्हिच आई वाज़ अनअवेयर ऑफ इट एज़ वेल। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस लेक्चर को ज़रा अच्छी तरह सुनें और देखें कि आप कहाँ-कहाँ अपना रोल भी प्ले कर सकते हैं, सिर्फ़ डाइट प्लान की हद तक नहीं, उसके अलावा भी। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन का इन्फेक्शियस डिजीज़ के साथ क्या रोल है। इसको मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम 3 लेक्चर्स में इस टॉपिक को मैं कवर कर सकूँ। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। So today's topic is infectious diseases and nutrition and the link between them. अच्छा, ये मुझे कहीं से बड़ी अच्छी कोटेशन मिली तो मैंने सोचा कि ये किसी रिसर्चर की है, कि ज़रा आपके साथ शेयर किया जाए कि जो से बेसिकली इसमें उसने बताया है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है एज अ इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स। इम्यून सिस्टम को वो वेरी करने में बड़े हेल्पफुल होते हैं और यही फिर आपका डिसाइड करते हैं कि जब होस्ट और माइक्रोब का यानी कि ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी उसका जब इंटरेक्शन होगा माइक्रोब्स के साथ ईदर विद द वायरस और विद द बैक्टीरिया, तो उसका आउटकम क्या होगा। ये बहुत हद तक डिपेंड करता है आपके बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, क्योंकि आम तौर पर होता है कि जब भी इन्फेक्शन होती है तो आपके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है। वो डेफिशिएंसी इसलिए होती है क्योंकि जब इन्फेक्शन होती है आपके इम्यून सिस्टम को ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होती है टू कॉम्बैट विद दैट इन्फेक्शन। लेकिन जब वो माइक्रो न्यूट्रिएंट उस मिकदार में आपको नहीं मिल पाते तो इवेंचुअली आप मैल न्यूट्रिशन की तरफ जाते हैं और ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट है वुमेन के अंदर और बच्चों के अंदर, और हमारा ज़्यादा न्यूट्रिशन का फोकस भी बच्चों और वुमेन के ऊपर होता है। अच्छा, तो आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहले तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शंस, कि न्यूट्रिशन एक्चुअली है कितनी इंपॉर्टेंट व्हेन वी स्पीक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द न्यूट्रिशन। दूसरा ये करेंगे कि एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन इन्फेक्शंस लाइक HIV, ट्यूबरक्लोसिस एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी एंड द डायरियल इन्फेक्शन। ये सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। इससे पहले हमने शायद क्लास में डिस्कस कर चुके हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ को, जैसे ओबेसिटी को हम डिस्कस कर चुके हैं, CVD को, शायद हमारा कैंसर रहता है, उसके अलावा मोस्टली नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनके अंदर भी न्यूट्रिशन की बड़ी वैल्यू है। फिर उसके बाद हम रोल ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन करेंगे इन द मैनेजमेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ दीज इन्फेक्शंस अलोंग विद देयर इंटरवेंशंस। चलते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन मैल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन, कि इन दोनों का आपस के अंदर रिलेशनशिप क्या है। अच्छा, सबसे पहले कि बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन क्या है। यूएस का एक इदारा है फूड एंड एग्रीकल्चर, आप सब ने सुन रखा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के बारे में। उन्होंने एस्टिमेट किया है कि 2015 का ये डाटा मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 795 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड अफेक्टेड होते हैं मैल न्यूट्रिशन से।
जिनमें से मेजॉरिटी डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, जिसमें तकरीबन 780 मिलियन, यानी कि सिर्फ 15 मिलियन लोग डेवलप्ड कंट्री के अंदर हैं। उसके अलावा 780 मिलियन पीपल जो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, वो डेवलपिंग कंट्री में है। तो ये डिस्पैरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है, ये ग्लोबली आप देख सकते हैं कि डेवलप वर्ल्ड क्योंकि अच्छी तरह अपने लोगों को मैनेज कर सकते हैं, इसलिए वहाँ ज़रा आसानी होती है मेल न्यूट्रिशन को काउंटर करने पे। हम जैसे ममालिक जिनकी पॉपुलेशन एक एक अनकंट्रोल्ड फिनोमिना है और हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं हैं, वहाँ मेल न्यूट्रिशन को एड्रेस करना बहुत मुश्किल है। और दूसरा, मैंने 2015 का डाटा इसलिए ज़्यादा लिया है कि क्योंकि 2015 के बाद एक्चुअली इन्होंने न्यूट्रिशन प्लान डिवाइस किया था कि किस तरह हमने अगले 10 सालों में 2025 तक मेल न्यूट्रिशन को एड्रेस करना है। तो यहाँ आपको मोस्टली डाटा मैंने 2015-16 का लिया हुआ है इसलिए। अच्छा, अंडर न्यूट्रिशन की वजह से बहुत से फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, क्योंकि जब इंसान के अंदर मेल न्यूट्रिशन होती है तो वो ससेप्टिबल होता है या वल्नरेबल होता है कि उस पर ज़्यादा पैथोजेंस अटैक कर सकें, उसको ज़्यादा इन्फेक्शंस हो सकती हैं। तकरीबन 45% डेथ है मेल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन की वजह से अंडर एज चिल्ड्रन की उम्र 5 साल से कम है। अब ये शायद 55% तक चली गई है। तो 2015 में ये 45% थी और आज ये अराउंड 55% डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास रिसोर्सेज इंक्रीज हुए हैं, हमने तरक्कियां की हैं, हमने रिसर्च की है, हम साइंस में बहुत आगे गए हैं, इसके बावजूद अब तक न्यूट्रिशन के इशू को हम प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर सके। अच्छा, मेल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन का साइकिल कैसे होता है? शायद ये आपने पहले भी कहीं पढ़ा हो, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग साइकिल है और मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा दोबारा हम इस साइकिल पे देखें। सबसे पहले, अगर इन्फेक्शन आपको पहले हो रही है, सिस्टमैटिक या लोकलाइज़्ड। अच्छा, इन्फेक्शन 2 तरह की होती है, सिस्टमैटिक होती है जिसमें आपके तमाम आपके एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ लिंक होते हैं, जैसे पल्मोनरी सिस्टम हो गया या रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। सिस्टेमिक इन्फेक्शंस की एग्जांपल निमोनिया है हमारे पास, ट्यूबरकुलोसिस है, मीजल्स है, मलेरिया है, ये सारी हमारी इन्फेक्शंस हैं सिस्टेमिक की। लोकलाइज में हमारी जो सी पैरासिटिक इन्फेक्शंस होती हैं या हमारा डायरिया होता है, दैट इज द लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। अच्छा, जब ये इन्फेक्शन होती है तो क्या होता है कि क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को पैथोजन से लड़ना होता है, हमारे टी सेल्स, हमारे न्यूट्रोफिल्स या डब्ल्यूबीसीज इन इन जनरल, उनको फाइट करना होता है उस पैथोजन से आपकी इनेट या अडेप्टिव इम्यूनिटी के जरिए। तो जब वो फाइट कर रहे होते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट उन्हें ज़्यादा चाहिए होती है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट उन्हें ज़्यादा चाहिए होती है, जिसकी वजह से उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स इंक्रीज कर जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि क्योंकि आम तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादा अफेक्ट हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ से, और हम डाटा देख चुके हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर मेल न्यूट्रिशन की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो पहले ही अंडर नरिश्ड हैं या पूरा पूरा उन्हें खुराक मिलती है। तो जब इंक्रीज न्यूट्रिशनल डिमांड होती है तो वो ऑटोमेटिकली अंडर नरिश्ड हो जाते हैं, उनके अंडर न्यूट्रिशन हो जाती है। जब न्यूट्रिशन कम होती है और आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी आपके पैथोजेंस के साथ फाइट करने में मसरूफ़ है, तो आपकी इम्यूनिटी और कम हो जाती है। आपका इम्यून सिस्टम डिमांड कर रहा होता है एनर्जी को जो उसको मिल नहीं रही होती, और दूसरी तरफ वो पैथोजेन से फाइट भी कर रहा होता है, तो वो दो जंगें एट द सेम टाइम लड़ रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और इवेंचुअली आप ससेप्टिबल हो जाते हैं कि आप ज़्यादा इन्फेक्शंस आप पे हमलावर हो सकें या ज़्यादा पैथोजेंस आपके ऊपर अटैक कर सकें, तो आप एक ससेप्टिबल इंडिविजुअल या वल्नरेबल इंडिविजुअल हो जाते हैं। तो ये एक पूरा साइकिल है जो चलता है। अच्छा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कितना हो सकता है? मैंने आपको पहले बताया कि अगर इन्फेक्शन होगी, आपका इम्यून सिस्टम फाइट करता है उस इन्फेक्शन या उस पैथोजन और उस एंटीजन से। एज़ अ रिज़ल्ट आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ती है कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए या उसे सपोर्ट किया जाए। तो आम तौर पर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमें प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है और माइक्रो में हमें विटामिन ए, आयरन, ज़िंक, विटामिन डी। पहले ज़रा विटामिन डी को डिस्कस कर लें कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी जहाँ बहुत से डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ से रिलेट करती है और सिग्निफिकेंटली रिलेट करती है। अभी रिसेंटली रिसर्च हुई है कि कोविड-19 के अंदर वो लोग जिनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, दे आर मोर ससेप्टिबल या वल्नरेबल टू गो ऑन द वेंटिलेटर, या उनके अंदर ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम होगी। तो विटामिन डी एक सिग्निफिकेंटली रिलेटेड है।
प्रोटीन्स में अब 2 तरह की आपको पता है कि एक प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन होती है, पीईएम, वो क्रॉनिक भी हो सकती है और वो एक्यूट भी हो सकती है। अब हम देखेंगे कि जब प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन होगी तो एक्यूट में आपके बॉडी के कौन कौन से रिस्पॉन्सेज, आपके इम्यून सिस्टम के कौन कौन से रिस्पॉन्सेज अफेक्ट होंगे, और जब क्रॉनिक होगी तो उसमें कौन कौन से होंगे और उनका इवेंचुअल आउटकम या कौन से इन्फेक्शंस होने के खतरे ज़्यादा होते हैं। एक्यूट में एक तो आपको फेगोसाइटोसिस का जो सा अमल है बॉडी के अंदर वो मुतासिर होता है। फेगोसाइटोसिस क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम एंगल्फ करता है, बेसिकली आपके मैक्रोफेजेस एंगल्फ करते हैं किसी भी एंटीजन को अपने अंदर। जब भी कोई एंटीजन आता है तो मैक्रोफेजेस उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, दैट इज योर फेगोसाइटोसिस। दूसरा आरएनआईज या रिलेटिव नाइट्रोजन इंटरमीडिएट्स, बल्कि मैं इधर आर ओ आई लिखना भूल गया, आर एन आई होते हैं, एक आर ओ आई होते हैं, रिलेटिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट्स और रिलेटिव नाइट्रोजन इंटरमीडिएट्स। इन दोनों का क्या है, ये कि आपके इम्यून सिस्टम के टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, और ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस उन उन पैथोजन से लड़ने में हेल्पफुल करते हैं, या उनको ख़त्म करने में या उनके खिलाफ इम्यूनिटी पैदा करने में हेल्पफुल होते हैं, या बॉडी का रिस्पांस जगाने में हेल्पफुल होते हैं, जो बहुत इटसेल्फ बहुत टॉक्सिक होते हैं। और इनका रोल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में भी होता है, जैसे ट्यूमर सेल की आमतौर पर जब फॉर्मेशन हो रही होती है, मेटास्टेसिस हो रहा होता है, तो ये आरएनआईज अपना रोल प्ले करते हैं। तीसरा, एंटीजन की प्रेजेंटेशन किस तरह होगी एक्यूट पीएम में। अगर एक तो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन अगर आपके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है और वो एक्यूट फॉर्म में है, तो आमतौर पर वो प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका एंटीबॉडी रिस्पांस उस तरह नहीं आता। तो चौथा जो सा है ल्यूकोसाइट एक्सट्रावेजेशन। ये क्या होता है कि आम तौर पर ल्यूकोसाइट्स आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में होते हैं, लेकिन जब इन्फेक्शन आती है तो इसके 3-4 स्टेप्स हैं कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से निकल के उन टिश्यूज़ की तरफ चल जाता है जहाँ इन्फेक्शंस का अटैक हुआ होता है। जैसे अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो वो लंग्स की तरफ जाता है, सिरोसिस है तो वो लिवर की तरफ जाता है। तो वो उन एरियाज़ की तरफ जाता है और उसको आके बॉडी के ऑर्गन को या टिश्यूज़ को आमतौर पर बचाता है। लेकिन अगर आपके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो इस ये अमल मुतासिर होता है, और वो जैसे 4 स्टेप्स या 4 या 5 स्टेप्स हैं उसके अपने टिश्यूज़ तक जाने के ल्यूकोसाइट के, वो अफ़ेक्ट होते हैं। फिर इन्फ्लेमेशन क्या है, फिर टी सेल मेमोरी को भी अफ़ेक्ट करता है। टी सेल मेमोरी ये होती है जो बेसिकली मेमोरी सेल्स भी हम इन्हें कहते हैं, कि अगर कोई एंटीजन एक दफ़ा आया और आपने उसको मार दिया, उस एंटीजन को आपके इम्यून सिस्टम ने मार दिया, तो वो आपके मेमोरी सेल्स में स्टोर हो जाता है कि जब वो दोबारा वही एंटीजन आएगा तो आपके अंदर वो इम्यूनिटी पहले से मौजूद होती है, तो उसके खिलाफ रिस्पॉन्स आ जाता है। फिर एंटीबॉडी टाइटर्स जैसे आईजीजी या आईजीए, इसके टाइटर को अफेक्ट करता है। ये टाइटर एक्चुअली डिटरमिन करता है कि आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी अगेंस्ट द सर्टेन एंटीजन कैसी है। जैसे कोविड के केस में आमतौर पर आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं बॉडी के अंदर। फिर साइटोकाइन सिक्रीशन को ये अफेक्ट करता है। साइटोकाइंस आमतौर पर ये प्रोटीन्स या पेप्टाइड्स के ही बने हुए होते हैं और ये डिफरेंट सेल्स रिलीज करते हैं। जैसे अगर इन्हें ल्यूकोसाइट्स करते हैं तो ल्यूकोकाइंस कहते हैं, मोनोसाइट्स करते हैं तो इन्हें मोनोकाइंस कहते हैं। और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सेल्स के साथ रिलेशनशिप के अंदर, या एक दूसरे को सिग्नलिंग करने के लिए, बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ को और सेल्स को सिग्नलिंग करने के लिए अबाउट द पैथोजन। तो अगर ये अफेक्ट होते हैं तो आम तौर पर सिग्नलिंग नहीं हो पाती और सेल्स का इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आ पाता। फिर लेप्टिन लेप्टिन लेवल्स, लेप्टिन का हमने पढ़ा था इससे पहले ओबेसिटी में भी कि लेप्टिन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है, और ये आम तौर पर एनर्जी की बैलेंस को मेंटेन करता है बाय इनहिबिटिंग द हंगर। ये हंगर को इनहिबिट करके उसको करता है। एक दफ़ा अगर हंगर आपका इनहिबिट ना हुआ या ज़्यादा इनहिबिट हो गया तो एनर्जी रिक्वायरमेंट पे असरअंदाज होता है, और मैक्रोफेजेस एक्टिवेशन को भी असरअंदाज करता है एक्यूट पीएम। और मैक्रोफेजेस एक्टिवेशन होगी ना हो पाए प्रॉपर तो आपको फेगोसाइटोसिस नहीं हो पाती। मेरा ख्याल है आपने ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ी-थोड़ी इसलिए अपनाई हैं क्योंकि आई थिंक ये सारी चीज़ें आपने पैथोलॉजी के सब्जेक्ट में पढ़ी होंगी। तो एक्यूट पीईएम में आपकी इन्फेक्शंस क्या होती हैं? आमतौर पर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, पल्मोनरी सिस्टम में कुछ अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होते हैं, जो ये वेट कर रहे होते हैं कि कब आपका इम्यून सिस्टम
वीक हो और वो आपके ऊपर हमलावर कर सकते हैं। वो आपके अंदर मौजूद होते हैं लेकिन वो सिर्फ वेट कर रहे होते हैं। स्किन के ऊपर बहुत से होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। तो जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है बिकॉज ऑफ द लो प्रोटीन एनर्जी लेवल, तो ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन आपके सिस्टम पे अफेक्ट कर देते हैं, आपकी बॉडी के ऊपर अफेक्ट कर देते हैं। तो वो इन्फेक्शन जो नॉर्मली नहीं होती, जिन्हें हम नॉर्मली बहुत माइनर समझते हैं, इवेंचुअली वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं। आपने सुना होगा कि कई लोगों के अंदर सिंपल फ्लू भी डेथ की वजह बन जाता है, या एक टेम्परेचर भी डेथ की वजह बन जाता है। वो क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी ना होने की वजह से, जिसकी वजह से दूसरे पैथोजेंस या अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस उस पर अटैक कर सकते हैं। दूसरी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होती हैं। कोविड-19 उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, इन्फ्लुएंजा उसकी एक एग्जांपल है, डिफरेंट उसकी एग्जांपल है। इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिसके अंदर डायरिया भी हो सकता है, पैरासिटिक इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, हेलमिंथिसिस भी हो सकता है, फिर मीजल्स और इन्फ्लुएंजा ये भी एक्यूट पीएम में होते हैं। अच्छा, क्रोनिक में क्या होता है कि थाइमस की डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। थाइमस ने क्या करना होता है कि थाइमस ने एक्चुअली टी सेल्स की जब इनिशियल स्टेज पे होते हैं, टी सेल्स की प्रोडक्शन यहाँ से होते हैं, इनिशियल स्टेज पे होते हैं, तो वो इनको मेच्योरिटी की तरफ लेके जाता है, उन्हें प्रोड्यूस करता है और मेच्योरिटी की तरफ लेके जाता है। लेकिन अगर क्रोनिक कंडीशन है आपकी, तो आपकी थाइमस डेवलपमेंट पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इनिशियली स्टेज पर टी सेल, जिन्हें हम शायद प्रोजेनिटर कहते हैं, समथिंग लाइक दिस कहते हैं, उनकी प्रोडक्शन नहीं हो पाती और वो मैच्योरिटी की तरफ नहीं आ पाते। जब वो मैच्योरिटी की तरफ नहीं आ पाते तो डिफरेंशिएशन भी टी सेल की नहीं होती, टी सेल की एक्सपेंशन भी नहीं होती और टी सेल की मेमोरी भी नहीं होती। जब ये कुछ भी नहीं हो पाता टी सेल का, तो आपका एंटीबॉडी टाइटर जोन सा है अगेंस्ट द सर्टेन एंटीजन्स, वो भी डिक्रीज हो जाता है। फिर ये लैप्टिन के लेवल्स को भी डिक्रीज करते हैं और मैक्रोफेजेस एक्टिवेशन पे भी इफेक्ट करते हैं। इसमें भी आमतौर पर रेस्पिरेटरी और इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होती है, बीसीजी होती है। अच्छा, बीसीजी क्या होता है? बीसीजी आमतौर पर वैक्सीन है जो हम यूज़ करते हैं ट्यूबरकुलोसिस में। लेकिन कई दफ़ा हम एक इन्फेक्शन बॉडी में हो जाती है अगर आपके अंदर इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो, जिसे हम कहते हैं बीसीजी इन्फेक्शन। ये 2 तरह वजह से हो सकती है। एक तो अगर आपकी वैक्सीनेशन नहीं हुई, तो ट्यूबरकुलोसिस के साथ एक थोड़ी-सी उससे मिलती-जुलती कंडीशन हो जाती है जिसे हम बीसीजी इन्फेक्शन कहते हैं। या अगर वैक्सीनेशन हुई है और आपका इम्यून सिस्टम ताकतवर नहीं है, तो वो ही वैक्सीनेशन एक्चुअली सबब बनती है बीसीजी इन्फेक्शन का। इसके अलावा मलेरिया, एड्स, मीज़ल्स, मीज़ल्स के बारे में हमें पढ़ा था कि अगरचे हमने इसे दुनिया में आज बहुत कम कर दिया है, लेकिन मीजल्स के स्प्रेड या रिप्रोडक्टिव नंबर इतना ज़्यादा है कि अगर वो एक केस भी हो तो वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है। इसी तरह इन्फ्लुएंजा और स्किन इन्फेक्शन भी हो सकती हैं। स्किन इन्फेक्शन अगेन अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस की वजह से आपका आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस को इजाज़त मिल जाती है कि वो आप पर अटैक कर सके। अच्छा, उसके बाद विटामिन ए। विटामिन ए की बहुत से यूजेस हैं। जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो टी सेल्स की माइग्रेशन करता है या उन्हें लेके जाता है जहाँ इन्फेक्शन हुई है। जिस जगह पर भी इन्फेक्शन हुई होती है, टी सेल्स को वहाँ ये लेके जाता है ताकि उस इन्फेक्शन को काउंटर किया जा सके। ये विटामिन ए का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ है। इसी तरह आयरन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है। आयरन भी टी सेल के फंक्शंस के अंदर और साइटोकाइंस का मैंने आपको पहले बता दिया, टी सेल्स का भी बता दिया। ये दोनों की, जब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी कर रहा होता है, माइक्रोब्स के खिलाफ लड़ रहा होता है, तो टी सेल्स और साइटोकाइंस की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। और आयरन ने ये लिंक बरकरार रखना होता है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो ये लिंक आमतौर पर डैमेज हो जाता है। अच्छा, ज़िंक एक और बड़ा इम्पोर्टेंट, ज़िंक में मैं आगे चल के ये बताऊँगा कि डायरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ख़ासतौर पे बच्चों में डायरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़िंक बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जहाँ इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स में न्यूट्रोफिल्स, जो आपके पहला डिफेंस सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल की टाइप है डब्ल्यूबीसीज़ की, ये पहला डिफेंसिव मैकेनिज़्म है आपकी बॉडी का। जहाँ आपकी इन्फेक्शन आती है, सबसे पहले वहाँ न्यूट्रोफिल्स तक पहुँचते हैं। तो अगर जिंक की कमी हुई हुई है, तो ना न्यूट्रोफिल्स की डेवलपमेंट होती है और ना उनकी रेगुलेशन होती है। इसी तरह मैक्रोफेजेस की भी नहीं होती, टी सेल्स की भी नहीं होती और बी सेल्स की भी नहीं होती।
अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि ग्लोबल बर्डन इन्फेक्शंस का क्या है? ये उनसे हमारी 4-5 बड़ी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ेज़ हैं, उनका ग्लोबल बर्डन क्या है? अगर आपको ये अंडरस्टैंड बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इन्फेक्शंस आम तौर पर दुनिया में वहाँ ज़्यादा हैं, जहाँ मैल न्यूट्रिशन ज़्यादा है। मैल न्यूट्रिशन से मेरी मुराद अंडर नरिश्ड भी है, ओवर नरिश्ड भी है। तो वो कंट्री जहाँ अंडर नरिश्ड हैं, वहाँ आमतौर पर इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ की प्रेवलेंस ज़्यादा होती है और वो ममालिक जो ओवर नरिश्ड हैं, उन्हें आमतौर पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ की प्रेवलेंस ज़्यादा होती है। ये लास्ट में देखें कि 5.9 मिलियन चिल्ड्रन अंडर 5 years of age died in 2015 because of infectious diseases and malnutrition के आपस में लिंक की वजह से। अच्छा, आम तौर पर जो बड़े इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उसमें ट्यूबरकुलोसिस, एचआईवी एड्स, मलेरिया, मीज़ल्स, डायरियल डिज़ीज़, एक्यूट रेस्पिरेटरी, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिज़ीज़ेज़ ये 6-7 मेजर डिज़ीज़ेज़ हैं जो ख़ास तौर पे बच्चों की हेल्थ के ऊपर बड़ा इम्पोर्टेंट है। बच्चों और उनकी मदर के ऊपर या वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इम्पोर्टेंट है। आज तो शायद मैं इतने इनको आगे केसेस को डिस्कस ना कर सकूँ, लेकिन कल और परसों के जो हमारे लेक्चर होंगे उनमें मैं इनके केसेस को डिस्कस करूँगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। अच्छा, सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस आप सबको पता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है और नॉर्मली आपके लंग्स के ऊपर जाके वो अफेक्ट करता है। ट्यूबरकुलोसिस आम तौर पर एक एक अफ्रीका के अंदर ये केसेस बहुत ज़्यादा है कि ट्यूबरकुलोसिस कोएग्जिस्ट करता है एचआईवी के साथ। और ये बताना बहुत मुश्किल है वहाँ कि प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ या पहले कौन सा डिजीज़ आया, एचआईवी आया या टीबी आया। क्योंकि टीबी ने भी आपके इम्यून रिस्पॉन्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना है और एचआईवी तो आपके इम्यून सिस्टम को तकरीबन ख़त्म ही कर देता है। तो ये दोनों डिजीज़ एचआईवी और टीबी कोएग्जिस्ट करते हैं इन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन और ख़ास तौर पर अफ्रीका के अंदर। और हमारे पास 2 टाइप्स हैं इनकी, एक हम कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस जो आमतौर पर ड्रग रेजिस्टेंस है। दूसरा हमारा आरआर ट्यूबरकुलोसिस है। रिफेम्पिसिन एक ड्रग है जो हम आमतौर पर यूज़ करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए, उसकी रेजिस्टेंस हो जाती है। तो ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं आमतौर पर एचआईवी के साथ। अच्छा, ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस अगर आप डाटा देखें तो तकरीबन 10.4 मिलियन न्यू इंसिडेंट्स होते हैं वर्ल्ड में 2015 के अंदर। 10.4 न्यू मिलियन इंसिडेंट से मेरा मुराद है सिर्फ 2015 में इतने केसेस आए थे आपके पास। ये सिर्फ 2015 एक साल के अंदर। जिनमें से 60% इन केसेस का तकरीबन 6.1 मिलियन हम डेवलपिंग कंट्री या इन एशिया में ज़्यादा था, जिनमें इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, नाइजीरिया, पाकिस्तान और साउथ साउथ अफ्रीका। अगर आप देखें तो इसमें अफ्रीकन नेशंस और ये हमारा एशिया का रीजन ज़्यादा अफेक्ट होता है। शायद इसलिए भी क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस की स्ट्रेन्स यहाँ ज़्यादा हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की। अच्छा, इसके अलावा एस्टिमेट हुआ है कि 1.4 मिलियन ट्यूबरकुलोसिस डेथ हुई हैं 2015 में। इनमें से 10.4 मिलियन में से 1.4 मिलियन डेथ हुई हैं और इन 1.4 में से तकरीबन 0.4 मिलियन डेथ ऐसी थी जिनमें एचआईवी के साथ उनका इंटरेक्शन था और मेरे ख्याल में इन 0.4 में से मोस्ट ऑफ द डेथ अफ्रीका के अंदर है जहां एचआईवी को एग्जिस्ट करता है। इसके बाद एचआईवी क्या है, ट्यूबरकुलोसिस हमने पढ़ लिया। एचआईवी आपको पता है कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है और इसकी सीवियर फॉर्म को हम एड्स कहते हैं। ये आम तौर पर आपके इम्यून सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और जब एक दफ़ा आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया तो आपके पैथोजेंस को ये मौका मिल जाता है कि वो उसके ऊपर अफेक्ट कर सकें या अटैक कर सके। इसलिए एचआईवी को हम सिंड्रोम बोलते हैं। सिंड्रोम का मतलब होता है बीमारियों का मजमुआ। इनके वहाँ सिर्फ एचआईवी एड्स नहीं रह जाता, वहाँ दूसरी बीमारियां भी हमलावर होती हैं, जिसकी एक बड़ी एग्जांपल मैं अभी आपको दे के गया हूँ ट्यूबरकुलोसिस की। इसके अलावा इसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। कई लोगों की एचआईवी के अंदर सिर्फ डायरिया की वजह से डेथ हो जाती है। और 1980s से लेके हम इसको कह रहे हैं कि ये मोस्ट लीथल इन्फेक्शियस डिजीज़ है दुनिया के अंदर। और इस क्योंकि इसके अंदर मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, इसके अंदर ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट भी ज़्यादा है और ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस ड्यू टू डिसएबिलिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि क्योंकि ये डिज़ीज़ लंबे अरसे तक अक्सर चलता है। 5 साल भी ड्यूरेशन हो सकती है, 10 साल भी, 15 साल भी जब आपको डेथ आएगी। तो ये इतने साल इसके
लाइफ लॉस्ट हो जाती है ड्यू टू डिसेबिलिटी। तो ये लीडिंग कॉज है इंक्रीज डेली के लिए। डेली क्या होता था ये मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था। ग्लोबली 2015 के अंदर 2.1 मिलियन केसेस आए और इससे पहले हमारे पास 36.7 मिलियन केसेस थे वर्ल्ड के अंदर। डेथ भी अगर आप इसके अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा डेथ हुई है। तो HIV एड्स और 1980 से हम कह रहे हैं, जैसे आज आपको कोरोना की बहुत ज़्यादा वो दिखती है कि कोरोना कितना इम्पोर्टेंट इशू बन गया है या हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। HIV 1980 से ऐसे और 19 लेट 1980 से हम कह रहे हैं कि हम इसकी वैक्सीनेशन बना लेंगे, लेकिन आज तक सिवाय फ्यू रेट्रोवायरल ड्रग्स के हमारे पास कोई नहीं है। और रेट्रोवायरल ड्रग्स एक्चुअली क्या करती हैं कि आपके इम्यून सिस्टम को हेल्प आउट करती हैं ताकि वो वायरस की रेप्लिकेशन को, HIV वायरस की रेप्लिकेशन को स्लो डाउन करे या लिमिट करे। वो वायरस को कंप्लीट ख़त्म नहीं कर पाते इसलिए। और इसके बाद हमारा मलेरिया। मलेरिया आपको पता है प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। मलेरिया को भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर एक बड़ा लीथल किस्म का डिजीज समझा जाता है और पाकिस्तान में इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप केसेस देखें मलेरिया के तो 4,29,000 डेथ हुई हैं 2015 में मलेरिया से। दैट इज़ अ बिग नंबर। 2002 मिलियन केसेस 2016 तक, दैट इज़ अ बिग नंबर एज वेल। और इसकी दो फॉर्म्स आमतौर पर यूज़ होती हैं, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम और प्लाज्मोडियम विविक्स। इसके बाद हमारा मीजल्स। मीजल्स को आपको मैंने आपको बताया था कि ये सबसे तेज़ी से डेवलप होने वाला डिजीज़ है, जो तेज़ी से फैलने वाला, क्योंकि इसका रिप्रोडक्टिव नंबर बहुत ज़्यादा है। और मीजल्स की केस में एक्चुअली हम हर्ड इम्यूनिटी को बहुत डिस्कस करते हैं कि अगर आप अपनी 90% पॉपुलेशन को इम्यून कर लें, 90% पॉपुलेशन अगेंस्ट द मीजल्स एंटी बॉडीज डेवलप कर ले, तो आप इसकी हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर सकते हैं। सेम गोज फॉर पोलियो। पोलियो में शायद आप अगर 80% अपनी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर लें, 80% पॉपुलेशन को अगर आप इम्यून कर दें अगेंस्ट द पोलियो, तो आप पोलियो के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद डायरियल डिजीज। डायरिया सेकंड लीडिंग कॉज है और क्योंकि डायरिया बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, इसके अंदर वायरस भी है, बैक्टीरिया भी है और छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा डेथ के सबब डायरिया बनता है। और WHO ने इसके खिलाफ बाकायदा एक मुहिम का आगाज़ किया हुआ है, बहुत अरसे से किया हुआ है कि डायरिया की वजह से बच्चों की जो डेथ होती है उसको बचाया जा सके। लेकिन आम तौर पे डायरिया की वजह से डेथ डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा है और डेवलप्ड में कम है, बल्कि किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ की एक्सेप्ट फॉर HIV और शायद अब कोरोना, इन दोनों के अलावा, और इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस, इनके अलावा मोस्टली जो से हमारे इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उन्हें हम पुअर डिजीज़ कहते हैं, पुअर पीपल डिजीज़ कहते हैं। आमतौर पर गरीब लोगों में वो डिजीज़ होते हैं, अगर आप STDs को निकाल दें, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को आप निकाल दें तो। अच्छा, ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये वायरस भी कॉज कर सकता है, बैक्टीरिया भी, आमतौर पे इकोलाई, विब्रियो कॉलरा, साल्मोनेला, शिजेला, क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज, ये बैक्टीरियल स्पीसीज हैं, बैक्टीरियल फैमिलीज हैं जो आपको डायरिया कॉज करती हैं। छोटी उम्र में जब बच्चे होते हैं, पैदा होने के बाद इकोलाई और शिजेला और क्लॉस्ट्रीडियम ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। बड़े होके आमतौर पर साल्मोनेला के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साल्मोनेला अगर आपने देखा है कभी, गर्मियों में आप ओपन फूड खाएं तो आपको डायरिया हो जाता है या आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ साल्मोनेला। इसी तरह वायरसेस हैं, रोटा वायरस है, प्रोटोजोआ में क्रिप्टोस्पोरिडियम की स्पीशीज हैं, ये कॉज करती हैं आपको डायरिया। इसके बाद हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या इन्फेक्शन, जिसे हम आमतौर पर निमोनिया भी कहते हैं या हम इसे इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स भी कहते हैं। ये सबसे लीडिंग कॉज है डेथ कॉज करने का, लीडिंग कॉज है डेथ का। आमतौर पर ये भी बैक्टीरिया और वायरस दोनों से होता है और कई दफ़ा इसको फंजाई भी करता है। और ये भी आमतौर पर निमोनिया उस वक्त होता है जब आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया हो, इसलिए इसको डिफरेंट किस्म की स्पीसीज और डिफरेंट माइक्रोब्स अटैक कर सकते हैं। इसके बाद है जी हमारे निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आमतौर पर हम इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, लेकिन WHO ने अपनी 17 प्रायोरिटीज़ जो सी हमारे उनकी उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, उनके अंदर
ट्रॉपिकल डिजीजेस को प्रायोरिटी में रखा हुआ है। ये एंडेमिक है तकरीबन 149 कंट्रीज में, और ये ग्लोबली 1 बिलियन पीपल को अफेक्ट करता है, जिसके अंदर हमारे सॉइल ट्रांसमिटेड हेल्मिंथिसिस है, डेंगी है, रेबीज वायरस है। डेंगी आपने देखा होगा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, ये निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज हैं। आमतौर पर इनकी इनकी साइंस एंड सिम्टम्स, इनके सोशल डिटर्मिनेंट्स एरिया टू एरिया वेरी करते हैं। जैसे रेबीज़ के आमतौर पर ये केनाइन फैमिली के बाइट से रेबीज़ वायरस ट्रांसफ़र होता है। ये केनाइन फैमिली इसका कैरियर है जो ट्रांसफ़र करता है ह्यूमंस के अंदर। तो उस कैरियर के सोशल डिटर्मिनेंट्स हर मुल्क में डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि स्ट्रे डॉग्स की बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है, उनमें से कई स्ट्रे डॉग्स रैबिट डॉग्स बन जाते हैं और वो इवेंचुअली फिर रेबीज़ को स्प्रेड करते हैं। अच्छा, आज मैं चाहता हूँ कि हम यहीं तक ज़रा बस कर दें, कि फिर कल बड़ा हम इंटरेस्टिंग एक टॉपिक इसी से रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे, केस स्टडीज़ को। और मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। क्योंकि इससे पहले मैं भी शायद ये समझता था कि न्यूट्रिशन का रोल शायद इतना इन्फेक्शियस डिजीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शियस डिजीज़ मेरा अपना एरिया भी बड़ा इंटरेस्ट का है, और इन्फेक्शियस डिजीज़ हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि हमारी डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आप इसको काउंटर करने में या अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हेल्थ सिस्टम की हेल्प करें, ताकि लोगों का इम्यून सिस्टम बेटर हो और वो इस इन्फेक्शियस डिजीज से बेटर कोप कर सकें। तो कल अब हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे, कल या परसों। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।